दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब पावर इक्वेशन नए तरीके से बनने लगे हैं। जिस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तीसरी ताजपोशी कराई, जिस अंदाज में मुंबई में बड़े जलसे का आयोजन हुआ और जिस अंदाज में मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख खान तक, सलमान खान तक और तमाम बॉलीवुड उद्योग जगत, बिजनेस, व्यापार, स्पोर्ट्स, हर फील्ड के लोग, सचिन तेंदुलकर तक जिस अंदाज में वहां नजर आए, वो 2012 की याद दिला रहा था। जी हां, 2012 यानी नरेंद्र मोदी की चौथी ताजपोशी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री गांधीनगर में। और जिस तरह समाज के अलग अलग फील्ड के अलग अलग हस्तियों का जमावड़ा वहां जुटाया गया, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बड़े जन सैलाब के बीच जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कूच का संकेत दिया, बिल्कुल उसी तरह, उसी अंदाज में देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली कूच की तैयारी शुरू की है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली कूच की संभावना क्या इतनी आसान है? क्या उनका दिल्ली कूच इतना आसान है? क्या आसानी से वो नरेंद्र मोदी की तरह दिल्ली कूच कर जाएंगे? दरअसल नरेंद्र मोदी के सामने जो परिस्थितियां थी वो देवेंद्र फडणवीस की तुलना में ज्यादा आसान थी। नरेंद्र मोदी के सामने यूं कहें कि कुछ काल चक्र के पहिए ने भी कुछ अलग अलग तरीके से आसान रास्ते उपलब्ध करा दिए थे। ये स्थितियां देवेंद्र फडणवीस के लिए नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की के सामने जो विरासत मिली है, जितनी मजबूत सत्ता मिली है महाराष्ट्र की, और जितनी मजबूत चुनौती बीजेपी के अंदर से मिलने वाली है, एक तरफ उनकी संभावनाएं बढ़ रही है, दूसरी तरफ संघ की बैकिंग उनके पीछे है, तीसरी तरफ कॉरपोरेट की बैकिंग उनके पीछे है, चौथी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पावर इक्वेशन में एक ठीक ठाक समर्थन उनके पीछे है। और इन सब से आगे बढ़कर एक इतने बड़े और मजबूत राज्य की सत्ता उनके पास है, जिस राज्य से प्रधानमंत्री पद के बेहद करीब पहुंचकर यशवंतराव चौहान और शरद पवार दोनों दो बार चूक गए थे। महाराष्ट्र आज भी वही है, 48 लोकसभा सीटें भेजने वाला, यानी गुजरात की 26 से 22 ज्यादा एमपी भेजने वाले महाराष्ट्र से क्या भारतीय जनता पार्टी अगला प्रधानमंत्री दे पाएगी? महाराष्ट्र की राजनीति में अगर सामाजिक समीकरण को देखें तो जो स्थिति नरेंद्र मोदी के सामाजिक समीकरण की, उनके समुदाय की गुजरात की राजनीति में थी, कमोबेश वही स्थिति देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में है। वो किसी ताकतवर समुदाय का नेतृत्व नहीं करते, वो किसी मजबूत सामाजिक ढांचे का नेतृत्व नहीं करते, लेकिन एक मजबूत नेता के तौर पर जो देवेंद्र फडणवीस की छवि रही है, उस छवि ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगली पीढ़ी के बीच नेतृत्व की कतार में खड़े लोगों में उन्हें सबसे आगे खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि जो परिस्थिति आसान थी नरेंद्र मोदी के लिए, वो देवेंद्र फडणवीस के लिए उतनी नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने क्या स्थिति थी? नरेंद्र मोदी के सामने स्थिति यह थी, 80 पार के लोगों से निपटना था। दूसरी आसान परिस्थिति यह थी कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में केंद्र की सत्ता नहीं थी। तीसरी आसान परिस्थिति यह थी कि किसी बड़े राज्य में जहां कम से कम 40 लोकसभा सीटें हों, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आसीन नहीं था। मसलन महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्य, उनके सामने चुनौतियों के तौर पर ले देकर विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही दिखाई दे रहे थे। और वो चुनौती बहुत आसानी से नरेंद्र मोदी पार कर सकते थे। इसलिए पार कर सकते थे क्योंकि उन्हें कॉरपोरेट का समर्थन था। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से फाइनेंशियल जरूरतें, वित्तीय जरूरत 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रमोद महाजन के देहावसान के बाद की परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और उसका खामियाजा काफी हद तक बीजेपी को भुगतना पड़ा था, तो उस बीजेपी को नरेंद्र मोदी की अहमियत का एहसास था। आज की परिस्थिति में गुजरात अपने आप में मुंबई और महाराष्ट्र की वित्तीय ताकत के सामने खड़े होने की स्थिति में काफी हद तक दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस के पीछे एक पूरा कॉरपोरेट सपोर्ट है। देवेंद्र फडणवीस के पीछे जितनी तरह के समर्थन है, उतने समर्थन के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर का पावर इक्वेशन भी नए तरीके से तय हो रहा है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने? कौन कौन से चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार की दौड़ में
देवेंद्र फडणवीस के सामने मजबूत चुनौती बन सकते हैं। मोटे तौर पर दो चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार में नंबर 2 गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच पावर इक्वेशन किस तरह का है, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सबको भली भांति पता है कि दोनों के बीच शीर्ष पद के लिए होड़ कितनी बड़ी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के गृह शहर नागपुर से आने वाले और केंद्र सरकार के अंदर एक बेहद साफ सुथरी छवि के साथ सत्ता में प्रतिनिधित्व करने वाले नितिन गडकरी भी देवेंद्र फडणवीस की राह में एक रोड़े हो सकते हैं। यह बात करीब करीब तय है कि आज राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की स्थिति कमोबेश वही है जो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की स्थिति 2013 में थी। और पूरी भाजपा में और पूरे देश की राजनीति को समझने वाला हर वो व्यक्ति इस बात को जानता है, जो राजनीति को समझता है, कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तराधिकार की होड़ दोनों में जबरदस्त थी। लेकिन जैसे ही सवाल नरेंद्र मोदी का आया, 2012-13 के दौर को याद कीजिए, दोनों अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए थे। यही सियासत का चाल चरित्र और सबसे स्थापित चेहरा भी है और यही भारतीय जनता पार्टी में भी होने जा रहा है। जब देवेंद्र फडणवीस की चुनौती सामने आ रही है, संघ से एक बड़ी बैकिंग की बात सामने आ रही है, मुंबई में एक बड़े जलसे के बीच शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी के अंदाज में खुद को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है, तो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के मतभेद आपको आगे देखने को नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास कॉरपोरेट समर्थन नहीं है, तो अमित शाह के पास बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के पास जन समर्थन का भी सबूत है, कॉरपोरेट समर्थन का भी सबूत है। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजों में से एक चीज, एक महत्वपूर्ण पक्ष, या तो योगी आदित्यनाथ वहां तक पहुंचने में नाकाम है या अमित शाह नाकाम है। और पहला लक्ष्य देवेंद्र फडणवीस को रोकने का जब इन दोनों के बीच में सामने आएगा, तो सत्ता की होड़ से करीब करीब बाहर हो चुके, शीर्ष पद की होड़ से करीब करीब बाहर हो चुके राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, खासकर नितिन गडकरी की बात करें तो ये त्रिकोण, ये ट्रायंगल आपको दिख सकता है, जिस ट्रायंगल के एक कोने पर नितिन गडकरी, एक बिंदु पर दिखाई देंगे योगी आदित्यनाथ और एक तीसरे बिंदु पर अमित शाह। अब तक आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी और कथित गुजरात लॉबी के सामने नितिन गडकरी खड़े दिखाई देते रहे, लेकिन नितिन गडकरी की चुनौती ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि नागपुर की राजनीति में सभी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच किस तरह के समीकरण है। वो चुनौती दूर की थी, ये चुनौती घर की है। नितिन गडकरी के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनौती दूर की थी, गुजरात की चुनौती थी, ये अपने होम टाउन की चुनौती है। क्या इस बात को ये स्वीकार कर लेंगे? नितिन गडकरी की स्थिति आज की तारीख में वही है जो जनता दल के गठन के वक्त पावर इक्वेशन में चंद्रशेखर की हो गई थी। वीपी सिंह को रोकने के लिए वो देवीलाल या को भी प्रधानमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे, अलग कुछ और खेल हो गया था, वो कहानी अलग है। आज की तारीख में नितिन गडकरी उसी स्थिति में है। देवेंद्र फडणवीस को रोकना अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन नितिन गडकरी की सियासत और नागपुर शहर के अंदर उनकी पकड़ के लिए देवेंद्र फडणवीस को रोकना न सिर्फ राजनीतिक बल्कि एक व्यक्तिगत मजबूरी भी हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस को कैसे रोका जाए, इसी खेल के भीतर, इसी खेल के लिए जो अलग अलग ध्रुव आपको आज की तारीख में दिख रहे हैं, एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ नितिन गडकरी, तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, ये तीनों अब एक साथ हाथ मिला सकते हैं। अब संघ इस परिस्थिति में देवेंद्र फडणवीस को कितना बैक कर पाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इस पूरी बैकिंग के बीच, इस पूरे खेल के बीच अब तक आप क्या देखते रहे कि कथित तौर पर दिल्ली के इशारे पर 2 डिप्टी सीएम तैनात किए गए जो योगी आदित्यनाथ को तंग करते रहे। ऐसी बातें कही जाती है पावर कॉरिडोर में, तो जब हाथ मिलाने की बात आएगी
तो कहीं ना कहीं इस राजनीति का शिकार उन्हें भी होना पड़ सकता है। मैं उन दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि अमित शाह को योगी आदित्यनाथ की जरूरत होगी। ये योगी आदित्यनाथ को भी अमित शाह की जरूरत होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यह बखूबी पता है कि उत्तराधिकार की होड़ में वो अमित शाह से निपट सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस से नहीं निपट सकते। क्यों नहीं निपट सकते? पहली बात कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और ब्राह्मण नेतृत्व के प्रति कितना बड़ा प्रेम आरएसएस का है वो कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उन्हें कॉर्पोरेट की बैकिंग है। तीसरी बात, वो अपने आप को इस कार्यकाल में प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील दिखाने की कोशिश करेंगे। चौथी बात, वो नागपुर से ही आते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं के ब्लू आइड बॉय यानी चहेते बन सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। यही कारण है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी का ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपने देखा होगा, और क्या ट्वीट उन्होंने किया था। कलेक्टिव एफर्ट्स, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उस ट्वीट को, यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, इन तीनों के सामूहिक प्रयास से जो जीत मिली और जितनी बड़ी सफलता मिली उसको रेखांकित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या किसी दूसरे राज्य में आपने देखा कि इस तरह से सामूहिक नेतृत्व को नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया हो? उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव जब हुआ था, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री थे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। क्या उस तिकड़ी को प्रमोट किया था नरेंद्र मोदी ने? क्या बिहार में नरेंद्र मोदी ने कभी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी को सराहा था इस तरीके से? दरअसल गुजरात लॉबी को भी एक खतरा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से गिफ्ट सिटी बसाई गई, जिस तरीके से मुंबई की जगह अहमदाबाद को इस देश की आर्थिक राजधानी बनाने के दिशा में शुरुआती कदम मजबूती से बढ़ा दिए गए, देवेंद्र फडणवीस के आगे आने के बाद उस पूरी प्रक्रिया पर, उस पूरे सपने पर, अरमानों पर पानी फिर सकता है। तो साझा नेतृत्व की बात तो की ही जाएगी। आखिर क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को अकेले कैसे दिया जाए? सारा खेल तो क्रेडिट का है, और देवेंद्र फडणवीस एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है जहां उन्हें सरकार के बहुमत के जुगाड़ के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के ऊपर निर्भरता की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे के उसको सभी जानते हैं कि वो अमित शाह की पसंद थे जब आज से 29 महीने पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, और जब वो उनकी पसंद थे तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह से उनकी नजदीकियां बाकी नेताओं से ज्यादा होंगी। कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। आखिर 11 दिन क्यों लगे इस पूरे खेल में? इतना बड़ा बहुमत, उसके बाद नेता चुनने में भला 11 दिन लगते हैं, लेकिन 11 दिन लगे तो उसके कुछ मायने हैं, उसके कुछ सियासी मतलब है। और अब एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में क्या क्या हुआ, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे के कार्यकाल से जुड़ी फाइलें अगर देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में खुलने लगे तो याद रखिए, निशाने पर एकनाथ शिंदे नहीं, निशाने पर कोई और है। और बिल्कुल इसी तरीके से राजनीतिक खेल आगे बढ़ता है। आखिर किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार किया था? सद्भावना उपवास गुजरात में किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। शपथ ग्रहण समारोह जो अंतिम बार मुख्यमंत्री पद की 2012 में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, इतने बड़े जलसे का आयोजन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। और वही सब काम अब देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, बिना किसी बैकिंग के, बिना आरएसएस की बैकिंग के ये नहीं हो सकता, बिना मोहन भागवत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आशीर्वाद के ये नहीं हो सकता। और आज की तारीख में हर पार्टी अपने अगले जनरेशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के टैक्स को, टीम को मिलने वाले इनाम को टैक्स फ्री करने का काम भी वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी करें, और धोनी की टीम 28 साल बाद जीते वर्ल्ड कप 2011 में, तो उस वक्त भी वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी हो। यह काम भारतीय जनता पार्टी में या दूसरी पार्टियों में आमतौर पर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हर दौर में अगले
अगली पीढ़ी को तैयार करती है। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर, जसवंत सिंह और सुंदर सिंह भंडारी के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबने देखा कि अनंत कुमार, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान, इन सबको तैयार किया गया। और इस दौर में भी सभी देख रहे हैं कि अब अगली पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। और अगली पीढ़ी को तैयार करने वाली उस जमात में कौन कौन से चेहरे आपको दिखेंगे? योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, हिमंता बिस्व शर्मा और बाकी पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को मैं गिनती में नहीं रख सकता। भूपेंद्र यादव संगठन के फ्रंट पर देखे तो ये सब अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने वाले नेता हैं। स्वाभाविक है होड़ इनके बीच है। और तीसरी शपथ देवेंद्र फडणवीस की, ये इस होड़ के बीच में सबसे आगे निकलने की कवायद में अपनी मजबूत पोजीशन को सबके सामने अभिव्यक्त करने का जो पूरा का पूरा आपने जलसा देखा, वो दरअसल उस खेल की शुरुआत ही नहीं बल्कि उस खेल के क्लाइमेक्स पर पहुंचने की पहली दास्तान है। आगे आगे आप देखते जाइए कि यह खेल किस रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां हैं, तो देवेंद्र फडणवीस के सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक स्वर्णिम अवसर भी है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का पावर इक्वेशन भी तय होना है कि कौन नरेंद्र मोदी के बाद नेतृत्व करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के सामने जो आसान परिस्थिति थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े राज्य में सत्ता में नहीं थी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी जैसे, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में भी नहीं थी। लिहाजा आडवाणी को किनारे करने में उसे कोई दिक्कत नहीं थी, नई पीढ़ी को, बीजेपी को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो कोशिशें हो रही है, उन कोशिशों में नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते भावी उत्तराधिकार का चयन हो, उस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी की पसंद को भी दरकिनार करना या दरकिनार करवा लेना, यह भी देवेंद्र फडणवीस के लिए एक चुनौती है। तो राजनीति में आपदा में अवसर आते रहते हैं, लेकिन यह अवसर आपदा में नहीं, यह चुनौतियों के बीच का अवसर है। और कैसे इसे देवेंद्र फडणवीस पार पाते हैं, अभी अगले 2 सालों में, 1 सालों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।